हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन से कंटिन्यू करेंगे। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के नोट्स मैंने पहले ही लिख लिए हैं क्योंकि टाइमिंग का थोड़ा सा इशू चल रहा था। तो मैं वैसे समझा दूंगी कि ये कैसे सॉल्विंग हुई है। सिंपल इंटीग्रल्स ही यूज हो रहे हैं, सो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। स्टार्टिंग विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इसमें क्या होता है कि अगर x कोई रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज सिर्फ a और b के इंटरवल में आ रही है, a और b इंक्लूडेड, ओके, a इज लेस देन b, तब हम क्या कहते हैं कि पॉसिबल है कि x जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा हो। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है 1/b माइनस a when x is lying between a and b and 0 otherwise। अगर हम इसकी एक्सपेक्टेशन फाइंड करें तो अगेन इंटीग्रल फ्रॉम a टू b x एफ एक्स डी एक्स, उसको जब हम सॉल्व करेंगे एफ एक्स की वैल्यू है 1/b माइनस ए जो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन हमें सिर्फ x की करनी है। सो इंटीग्रेशन ऑफ x इज एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट्स हैं a टू b। तो उसे सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज b प्लस a बाय 2। इसी तरह से अगर हम एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो इंटीग्रेशन हमें एक्स स्क्वायर की ही करनी पड़ेगी बिकॉज एफ एक्स इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाई 3। और वेरिएंस के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो जब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तब हमारी वेरिएंस आएगी बी माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। फर्दर अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का हमने सीडीएफ निकालना है तो सीडीएफ के लिए क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू एक्स ऑफ द पीडीएफ। पीडीएफ में अब हम एक्स वेरिएबल की जगह यू वेरिएबल से हम रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि हम अपने इंटीग्रेशन में एक्स यूज कर रहे हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/b माइनस ए डी यू फ्रॉम ए टू एक्स। माइनस इन्फिनिटी क्यों नहीं लिया हमने, बिकॉज हमारी लिमिट्स जो है एक्स की वो ए से b पर है, इसलिए हमारी लोअर लिमिट जो है वो है a। जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सी डी एफ आ जाएगा x माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। सो दिस इज आर रिक्वायर्ड सी डी एफ। इसी तरह से अगर हम एम जी एफ निकालेंगे तो एम जी एफ में हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टी एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की जगह इंटीग्रेशन होगी फ्रॉम ए टू बी, ई रेस टू द पावर टी बी माइनस ई रेस टू द पावर टी ए अपॉन टी इंटू बी माइनस ए। बिकॉज ई रेस टू पावर टी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई टी एक्स अपॉन टी। अब स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम किसे बोलेंगे, अगर a की वैल्यू 0 हो गई और b की वैल्यू 1 हो गई तो x फॉलो स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस केस में एफ एक्स की वैल्यू 1 और सी डी एफ की वैल्यू 0 x एंड 1 फॉर x लेस देन 0, x लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 एंड x ग्रेटर देन 1। अब इसके लिए कोई एग्जांपल देखनी हो तो सपोज ट्रेन्स ऑन अ सर्टेन रूट रन एवरी हाफ एन आवर बिटवीन 12 AM एंड 5 AM। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कोई ट्रैवलर जो है वो स्टेशन में एंटर कर रहा है एट रैंडम टाइम, 12 से 5 के बीच में रैंडमली एंटर कर रहा है, तो उसको एटलीस्ट 24 मिनट्स वेट करनी पड़ेगी। तो एक्स क्या है हमारा, वेटिंग टाइम। एक्स यहाँ पे फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0 to 30। ट्रेन हमारी आ रही है एवरी हाफ एन आवर, तो इसका मतलब है कि जो वेटिंग टाइम होगा वो 0 to 30 के बीच में लाई करेगा। कैसे कि अगर कोई ट्रैवलर अभी आया है और जस्ट उसके आने से पहले ट्रेन निकली है तो अगली ट्रेन आएगी आधे घंटे बाद, तो उसको वेट करना पड़ेगा मैक्सिमम 30 मिनट्स। और सपोज कोई ट्रैवलर अभी आया है तो अभी अभी ट्रेन आ गई तो उसका वेटिंग टाइम क्या हुआ, 0 मिनट्स। तो एवरी हाफ एन आवर के कारण वो यूनिफॉर्म 0-30 फॉलो करेगा। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एटलीस्ट 24 मिनट्स, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 24। फिर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम एंड रिक्वायर्ड आंसर इज 0.2।
नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या है? अल्फा ई रेस टू पावर माइनस अल्फा एक्स, इसमें एक्स और अल्फा ग्रेटर देन 0, ये इसकी नोटेशन है, एक्सपोनेंशियल अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा क्या है? अराइवल रेट। अब ये एक्सपेक्टेशन अगर हमने इसकी निकालनी हो, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि हमारा फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम x ग्रेटर देन 0, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x एफ एक्स डी एक्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा एक्स ई रेस टू पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स आ जाएगा। अल्फा कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ जाएगा, तो इसको हम आइलेट रूल से सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट फंक्शन x एंड सेकंड फंक्शन ई रेस टू पावर माइनस अल्फा एक्स। तो हमने इंटीग्रेशन कर दी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। फिर फर्दर हम इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर हमारी एक्सपेक्टेशन क्या आएगी? 1/अल्फा। सिमिलरली अगर हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो अल्फा कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ जाएगा। अगेन फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड अगेन इंटीग्रेशन ऑफ दिस। जब यहाँ पे इंटीग्रेशन आई ना, तब ये चीज जो बनी वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाली बन गई, ये पोर्शन। तो इसका मैंने डायरेक्ट रिजल्ट पिक करके यहाँ पे पुट किया है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आई 2/अल्फा स्क्वायर। अब जब हम वेरिएंस निकालेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की वैल्यू जो हम निकाल चुके हैं उसे यूज करके वेरिएंस ऑफ एक्स आ जाएगा। इसी तरह से जब हमने सी डी एफ कंप्यूट करना है तो इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू एक्स, तो अल्फा ई रेस टू पावर माइनस अल्फा यू डी यू की इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो अल्फा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन सिर्फ होगी एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट की। सो सॉल्विंग द इंटीग्रेशन हमारे पास सी डी एफ आ जाएगा। अब जब हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू पावर टी एक्स, क्योंकि होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी एक्स, तो ई रेस टू पावर टी एक्स एफ एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन। अगेन अल्फा कांस्टेंट होने के कारण बाहर, ई रेस टू पावर टी एक्स माइनस अल्फा एक्स, और माइनस एक्स को हम बाहर लेंगे, अल्फा माइनस टी हमारे पास रह जाएगा और इसकी हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो सॉल्व करके हमारे पास एमजीएफ आया अल्फा अपॉन अल्फा माइनस टी। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के पास लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर हमें गिवन है कि x की वैल्यू s से बड़ी है तो प्रोबेबिलिटी कि x की वैल्यू t प्लस s से भी बड़ी होगी वो किसके बराबर होती है? x ग्रेटर देन t के। अब इसके लिए अगर हमने कोई क्वेश्चन देखना हो तो हमें बोला है कि मीडियन फाइंड करो अगर x एक्सपोनेंशियल अल्फा फाइंड, अल्फा गिवन। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू m एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू हाफ। मीडियन हम इस फॉर्मूले को यूज करके फाइंड करते हैं हमेशा। हमें जो भी पीडीएफ दिया होगा वो हम इसे यहाँ रिप्लेस कर देंगे, जब भी मीडियन फाइंड करना हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सो एफ एक्स की वैल्यू है अल्फा ई रेस टू पावर माइनस अल्फा एक्स, तो हम यहाँ पे इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। अल्फा इज अ कांस्टेंट, ई रेस टू माइनस अल्फा एक्स की इंटीग्रेशन एंड सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स। फिर उसको सॉल्व करने पे हमारे पास मीडियन की वैल्यू आएगी नेचुरल लॉग 2 डिवाइडेड बाय अल्फा। नेक्स्ट इज गामा डिस्ट्रीब्यूशन। गामा डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं, शेप पैरामीटर एंड स्केल पैरामीटर। शेप पैरामीटर जो है वो पिकेडनेस बताते हैं ग्राफ की, मतलब कि वो कितना पीक्ड होगा, और स्केल पैरामीटर हमें स्प्रेड ऑफ ग्राफ बताता है कि वो कितना ज्यादा स्प्रेड होगा। ये चीज है स्प्रेड और ये चीज है पीक्डनेस। इसका पीडीएफ होता है b रेज टू पावर अल्फा अपॉन गामा अल्फा इंटू x रेज टू पावर अल्फा माइनस 1 e रेज टू पावर माइनस बीटा x। दिस इज द पीडीएफ ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन।
गामा डिस्ट्रीब्यूशन इज अ हैवी टेल डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि यहाँ पे इसका कम एरिया होता है और इधर लॉन्ग टेल्ड होती है, हैवी टेल्ड और लॉन्ग टेल्ड। अब एक्सपेक्टेशन अगेन हम फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। x इंटू एक्स रेज टू पावर अल्फा माइनस वन ई रेज टू पावर माइनस बीटा एक्स डी एक्स। एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर अल्फा माइनस वन बन जाएगा एक्स रेज टू पावर अल्फा ई रेज टू पावर माइनस बीटा एक्स। अब यहाँ पे अल्फा को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस वन माइनस वन, तो ये बन गया गामा फंक्शन। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, बीटा रेज टू पावर अल्फा प्लस वन अपॉन गामा अल्फा प्लस वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। डिवाइड होने के कारण ये रेसिप्रोकल होके आ गया है। अब ये चीज तो बन गई इंटीग्रल ऑफ पीडीएफ, तो इंटीग्रल ऑफ पीडीएफ इज ऑलवेज वन, सो दिस बिकम्स वन। ये हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। गामा अल्फा प्लस वन इक्वल्स टू अल्फा इंटू गामा अल्फा। तो सॉल्व करके हमारे पास एक्सपेक्टेशन आई अल्फा अपॉन बीटा। अब इसी तरह से अगर हमने एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन निकालनी हो तो यहाँ पे हमें बन जाएगा एक्स रेज टू पावर अल्फा प्लस वन। तो अगेन अगर हम प्लस वन माइनस वन कर दे तो अल्फा प्लस टू माइनस वन। फिर इससे हम क्या कर सकते हैं, अगेन गामा अल्फा प्लस टू कॉमा बीटा का पीडीएफ बना सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी वन, उससे हमारे पास ये बच जाएगा। तो सॉल्व करके गामा अल्फा प्लस टू को लिख सकते थे अल्फा प्लस वन गामा अल्फा प्लस वन इक्वल्स टू अल्फा प्लस वन इंटू अल्फा गामा अल्फा। सो अब यहाँ गामा अल्फा से डिवाइड हो रहा है तो ये अपॉन गामा अल्फा हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे और बचेगा हमारे पास अल्फा प्लस वन कॉमा अल्फा, जो हमने यहाँ लिखा अपॉन बीटा स्क्वायर। बीटा अल्फा अपॉन बीटा अल्फा प्लस टू था। अब वेरिएंस की वैल्यू के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करके हमारे पास वेरिएंस आएगा अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर। अब इसका अगर हमने एमजीएफ कंप्यूट करना हो, इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर टी एक्स एफ एक्स डी एक्स। कॉन्स्टेंट को हमने पहले ही बाहर ले लिया, एक्स रेज टू पावर अल्फा माइनस वन ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू बीटा माइनस टी। अगेन हमने क्या किया, इसको गामा का इंटीग्रल पीडीएफ बना लिया, तो उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी वन। सो दिस विल बी द रिमेनिंग पोर्शन and this will be the required answer. अगर हमने आगे CDF फाइंड करना है फिर से हम इसको यूज करेंगे, पर यहाँ पे आगे जाके इंटीग्रेशन में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए हम यहाँ पे सर्वाइवल फंक्शन दैट इज वन माइनस एफ टी को यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए। सो इंटीग्रल फ्रॉम टी टू इंफिनिटी, वन माइनस एफ टी था ना, देखिए वन माइनस एफ टी, राइट। एफ टी की वैल्यू क्या है, माइनस इंफिनिटी टू टी एफ एक्स डी एक्स, और वन को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स, बिकॉज दिस विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू वन। सो अगर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में से मैं माइनस इंफिनिटी टू टी वाला पोर्शन माइनस कर दूंगी तो मेरे पास रिमेनिंग पोर्शन क्या रहेगा, टी टू इंफिनिटी। तो उसको ही हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। अब इंटीग्रल एफ एक्स की वैल्यू डाल दी, अगेन फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और उसकी पूरे की इंटीग्रेशन। अब हमने इसमें लिमिट्स डाल दी, जब हमने इसमें लिमिट्स डाली तो इंफिनिटी वाला पोर्शन हो गया जीरो और टी वाला पोर्शन हमारे पास आ गया। फर्दर अब ये वाले पोर्शन में हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे आगे, उससे पहले हमने ब्रैकेट ओपन कर ली।
जो बाहर हमारे पास कांस्टेंट था उसे हमने अंदर की दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. सो फर्स्ट पोर्शन इज दिस एंड सेकंड पोर्शन इज दिस. फर्स्ट पोर्शन तो एज इट इज चलेगा, सेकंड वाले में हम इंटीग्रेशन कर देंगे. अगेन फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन. अब आगे इंटीग्रेशन करके फर्दर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. अगेन ये कांस्टेंट बन के बाहर आ जाएगा और इसकी फर्दर इंटीग्रेशन होगी. तो ऐसे करते करते जब हम नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो लास्ट इंटीग्रेशन में हमारे पास ये वैल्यू बनेगी. And this can be written as summation, this whole can be written as summation y0 to alpha minus 1 e raised to power minus beta t, जो सब में कॉमन है, बीटा टी, बीटा एंड टी इनकी पावर सेम है ना, अल्फा माइनस टू अल्फा माइनस टू अल्फा माइनस वन अल्फा माइनस वन, तो वो पावर हमने ले ली y अपॉन y फैक्टोरियल. दिस अल्फा माइनस वन अल्फा माइनस टू वन जीरो, ये बीटा टी की पावर से मैच करते हैं. सो दिस विल बी वाई फैक्टोरियल. तो इसे हमने समीशन की फॉर्म में लिख लिया. अब फर्दर एफ टी हम वापस निकाल सकते हैं वन माइनस एफ बार टी लेके. सो वन माइनस समीशन वाई फ्रॉम जीरो टू अल्फा माइनस वन. अब वन अगेन हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ यूज करके कह सकते हैं कि y फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी अगर हम समीशन करेंगे इस चीज का तो वो वन होगा. तो उससे हमने यहाँ पे वन को रिप्लेस कर दिया दिस. अब जीरो टू इंफिनिटी में से जीरो टू अल्फा माइनस वन अगर मैं माइनस कर दूंगी तो रिमेनिंग रहेगा अल्फा टू इंफिनिटी. एंड दिस इज द रिक्वायर्ड CDF. This is also called relation between gamma and Poisson distribution. अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो नोट करने वाले हैं. एक्सपोनेंशियल बीटा इज इक्वल टू गामा वन बीटा, अल्फा की वैल्यू वन और बीटा. यहाँ पे अगर तुम पीडीएफ देखोगे तो दोनों के सेम बनेंगे. दूसरा पॉइंट कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन के पास रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी होती है. मतलब कि अगर एक्स आई गामा अल्फा आई बीटा से बिलोंग करता है तो समीशन अल्फा आई जो है वो गामा समीशन अल्फा आई कॉमा बीटा को फॉलो करेगा गिवन दैट एक्स आईज आर इंडिपेंडेंट. लेकिन अगर हम एक्सपोनेंशियल का केस देखें तो समीशन एक्स आई क्या हो जाएगा, गामा एन बीटा, जितनी एक्स आईज का सम हो रहा है वो अल्फा की वैल्यू बन जाएगी और बीटा जो है वो एक्सपोनेंशियल का पैरामीटर. So exponential distribution does not possess reproductive property because summation of xi अगर exponential से आएंगी तो वो गामा बनेगा. अब इसका क्वेश्चन, on a particular highway the interarrival time between successive accident follow exponential distribution. मतलब कि एक एक्सीडेंट के बाद दूसरा एक्सीडेंट जो हो रहा है इस तरह से जो है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हुए हो रहे हैं. So on an average one accident occur in 3 days. तो हमें फाइंड करना है कि expected time till fifth accident, मतलब फिफ्थ एक्सीडेंट तक हमारे पास कितना टाइम है. So x हमने लेट कर लिया accident occur on a particular day and x will follow exponential 1/3 because इनने कहा है on an average. average का मतलब है mean is 3 और मीन की वैल्यू क्या होती है 1/λ, तो इसका मतलब लैम्डा हो गया 1/3. तो फिफ्थ एक्सीडेंट तक क्या होगा, y अगर हम लेट कर लें तो वो फॉलो करेगा गामा 5,1/3. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ y विल बी गामा की एक्सपेक्टेशन विच इज अल्फा अपॉन बीटा, सो इट विल बी 15. So expected time is 15 days. Next is beta distribution. Beta distribution का ये पीडीएफ है 1/बीटा अल्फा बीटा x रेज टू पर अल्फा माइनस वन 1 माइनस x रेज टू पर बीटा माइनस वन. इस पीडीएफ को हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं.
बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का एक और पीडीएफ है, वो है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड। इसका सिंबल है B1। इसमें अगेन हम एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे, फिर एमजीएफ निकालेंगे। सो हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर निकालने के लिए डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर n निकाल रहे हैं। डिफरेंस कुछ नहीं है, एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स, राइट। अगर यहाँ एक्स रेज टू पावर n होगा तो यहाँ भी एक्स रेज टू पावर n हो जाएगा। बस उसे यूज करके हमने यहाँ पे सॉल्विंग करी। अब यहाँ जो हमारा x है वो लाई करता है 0 और 1 के बीच में, तो हमारी लिमिट्स होंगी 0 to 1। सो ये कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ जाएगा x रेज टू पावर n, x रेज टू पावर अल्फा माइनस 1, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर बीटा माइनस 1 dx की हम इंटीग्रेशन करेंगे। So it will be integral from 0 to 1 x raised to power alpha plus n minus 1 into 1 minus x raised to power beta minus 1 dx। अब यहाँ पे अगेन हम बीटा का पीडीएफ फॉर्म करेंगे। हमारे पास ये चीज अब न्यू अल्फा बन जाएगी और ये तो हमारे पास बीटा है ही। सो अगर हम ऐसे देखें 0 to 1 1 अपॉन बीटा अल्फा बीटा x raised to power alpha minus 1 1 minus x raised to power beta minus 1 equals to 1 था। कांस्टेंट बाहर आ जाए, ऐसे। अब अगर मैं इस पोर्शन को इक्वल्स की साइड ले जाऊं, दूसरी साइड ले जाऊं, तो क्या बनेगा 0 to 1 x raised to power alpha minus 1 1 minus x raised to power beta minus 1 equals to beta alpha beta, राइट। तो यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा प्लस एन और बीटा बीटा ही है, तो 1 अपॉन बीटा अल्फा बीटा तो एज इट इज आ गया। और ये किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल्स टू बीटा अल्फा प्लस एन कॉमा बीटा की। सो दिस इज दैट वैल्यू। हम इसको ओपन कर लेंगे। अब बीटा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा बीटा इक्वल्स टू गामा अल्फा गामा बीटा अपॉन गामा अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमने ओपन कर लिया, अल्फा प्लस एन गामा अल्फा प्लस एन बीटा गामा बीटा अपॉन गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस एन। इस तरह से इसको बन जाएगा गामा अल्फा गामा बीटा एंड गामा अल्फा प्लस बीटा। एंड सॉल्विंग इट वी विल गेट this portion। That gamma alpha plus n, gamma alpha plus beta plus n, gamma alpha and gamma alpha plus beta, क्योंकि गामा बीटा के साथ गामा बीटा कट जाएगा। अब n की वैल्यू 1 है जब हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकाल लेंगे, सो उसके रिगार्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमने फॉर्मूला पहले भी यूज किया था, गामा अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू अल्फा गामा अल्फा। इसी फॉर्मूला को यूज करके हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगी और वेरिएंस ऑफ एक्स भी आ जाएगी। अब एमजीएफ निकालने के लिए हमने ई रेज टू पावर टी एक्स की एक्सपेंशन कर दी। ई टी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस टी एक्स प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन इंफिनिटी। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कांस्टेंट इज द कांस्टेंट एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो है वो हम यहाँ पे रख लेंगे। इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये बनेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। So expectation of 1 is 1. Expectation of tx is t into expectation of
x plus t square upon 2 factorial expectation of x square plus up to so on। अब यहाँ पे हमने इसी चीज को समीशन की फॉर्म में जस्ट लिख लिया। j फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, जब j 0 होगा तो t रेज टू पावर 0 1, j फैक्टोरियल इज 0 फैक्टोरियल 1, expectation of x raised to power 0, expectation of 1, expectation of 1, so it will go from 0 to infinity। और ये हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन निकाली हुई थी, यही हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे एन की जगह जे, एन की जगह जे, एंड दिस इज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अब कुछ रिजल्ट्स, अगर x बीटा 1 1 1 फॉलो कर रहा है तो x जो है उसको हम कह सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म फॉलो कर रहा है, इन दोनों का पीडीएफ बिकॉज सेम है। और अगर x जो है वो बीटा 1 अल्फा बीटा फॉलो करेगा तो 1 माइनस एक्स क्या फॉलो करेगा, बीटा 1 बीटा कॉमा अल्फा, अल्फा और बीटा इंटरचेंज हो जाएगा। अब बीटा और गामा डिस्ट्रीब्यूशन को रिलेट करते कुछ ऐसे से क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर एक्स हमें गिवन है कि गामा अल्फा 1 बीटा और वाई गामा अल्फा 2 बीटा फॉलो कर रहा है और दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई जो है वो बीटा 1 अल्फा 2 फॉलो करेगा। ये हमने पहले जो कॉन्सेप्ट किया था फंक्शन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल का, उसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। एक्स गामा अल्फा 1 बीटा है तो एक्स का पीडीएफ, वाई गामा अल्फा 2 बीटा है तो वाई का पीडीएफ, दोनों इंडिपेंडेंट है तो उनका जॉइंट पीडीएफ क्या हो जाएगा, इनके प्रोडक्ट के बराबर। सो हमने प्रोडक्ट निकाल लिया। अब हमें x अपॉन एक्स प्लस वाई के लिए पीडीएफ चाहिए, तो हमने क्या किया है, x प्लस वाई को u लेट कर लिया, x अपॉन एक्स प्लस वाई को v लेट कर लिया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इधर चला गया तो u इंटू वी, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, u माइनस एक्स, दैट इज u इंटू 1 माइनस वी। अब इसका जेकोबियन निकाल लेंगे, जेकोबियन का मॉड निकाल लेंगे, और फिर हम ये यूज करेंगे दैट जी यू वी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जेकोबियन। यहाँ पे x जो है वो फंक्शन ऑफ u v है, कैसे f3u v कर लो, y जो है f4u, x और y की वैल्यू जो है वो u v के टर्म्स में आएंगी। सो हमने जो हमारे पास जॉइंट पीडीएफ था उसमें x और y की वैल्यू जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दी इनटू जेकोबियन, और उसे हमने सिंप्लीफाई कर दिया, u की टर्म्स एक साइड, v की टाइम टर्म्स एक साइड, और फिर उसके बाद मैंने ये गामा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, फिर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें स्प्लिट कर लिया। जो न्यूमिनेटर वाला गामा था वो मैंने इनके साथ कर दिया, और जो डिनोमिनेटर वाला था वो मैंने इसके साथ रख दिया। इससे मेरे पास क्या हुआ, ये एक पीडीएफ बन गया और ये दूसरा। हमें पता है कि ये जो है पीडीएफ किसका है, बीटा का। अभी हमने पढ़ा दैट x रेज टू पावर अल्फा माइनस 1 1 माइनस x रेज टू पावर बीटा माइनस 1, this is the pdf of beta and this is the pdf of gamma। v follows beta alpha 1 alpha 2 and u follows gamma alpha 1 plus alpha 2 comma beta। Next is beta distribution of second kind। This is the pdf of beta distribution of second kind। बीटा 1 में हमारे पास था 1 अपॉन बीटा अल्फा बीटा x रेज टू पावर अल्फा माइनस 1 1 माइनस एक्स रेज टू पावर बीटा माइनस 1।
पर यहाँ पे हमारे पास x रेज टू पावर अल्फा माइनस वन डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू पावर अल्फा प्लस बीटा है। अब इसके लिए एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ x रेज टू पावर n निकाल रहे हैं। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और बाकी टर्म अंदर। अब दिस कैन अगेन बी सॉल्व लाइक दिस। 0 to 1 जब हम इंटीग्रेट करेंगे, 0 to इंफिनिटी जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन ये 1 के बराबर है, तो इसका मतलब है this implies integration from 0 to infinity x raised to power alpha minus 1 upon 1 plus x raised to power alpha plus beta equals to beta to alpha beta। तो वही चीज हमने यहाँ पर यूज करी है। अब ये हमारा अल्फा बन गया और ये हमारा बीटा बन गया, तो किसके बराबर आ जाएगा? बीटा टू अल्फा प्लस एन कॉमा बीटा माइनस एन के। अगेन हमने बीटा वैसे ही ओपन करना है। बीटा वन और बीटा टू दोनों सेम ही, so this will be our expectation of x raised to power n। तो n की वैल्यू 1 पुट करो तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x, 2 पुट करो तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर, सॉल्विंग देम एंड सब्ट्रैक्टिंग देम, तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन वेरिएंस दोनों चीजें आ जाएंगी। अब जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसी तरह से यहाँ पे हमें सिर्फ x के लिए दिया हुआ है बीटा वन अल्फा बीटा। अब हमने फाइंड करना है x अपॉन वन माइनस एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने y लेट कर लिया इस चीज को, तो उसको हमने x की टर्म्स में निकाल लिया। इससे हम dx बाई dy निकाल पाएंगे इसको डेरिवेट करके। यहाँ पर हम सिंगल वेरिएबल यूज कर रहे हैं, इसलिए हम ये वाली थ्योरम का यूज करेंगे। ये हमने पीछे थ्योरम करी थी, उसको यूज करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। फंक्शन ऑफ x in the terms of y, derivation of x with respect to y and its mod, substituting, solving, तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। एंड दिस इज द पीडीएफ ऑफ बीटा 2। अब नेक्स्ट है कॉची डिस्ट्रीब्यूशन। कॉची डिस्ट्रीब्यूशन एक स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन होती है क्योंकि इसमें हमारे पास मूवमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब एक्सपेक्टेशन वेरिएंस एमजीएफ एग्जिस्ट नहीं करता। ये इसका पीडीएफ है, अल्फा अपॉन पाई इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बीटा स्क्वायर, एक्स लाइज बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। और अगर अल्फा वन और बीटा 0 हो जाए तो ये हमारा स्टैंडर्ड कॉची पीडीएफ बन जाएगा। अब शो करने के लिए कि मूवमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करती, हमने कंडीशन पढ़ी थी एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए फॉर एक्सपेक्टेशन टू एग्जिस्ट। तो हमने पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स जब कंप्यूट करी तब हमारे पास लॉग की टर्म्स आई इन इंफिनिटी विच डज नॉट एग्जिस्ट। हमने स्टैंडर्ड पीडीएफ पुट किया है इनटू मॉड ऑफ एक्स डीएक्स। अब यहाँ पर क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो हम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी को 2 टाइम्स 0 टू इंफिनिटी लिख सकते हैं। बिकॉज ये पॉजिटिव बन गया है तो मॉड एक्स विल बी इक्वल्स टू एक्स, और फिर उसके बाद x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर विच डज नॉट एग्जिस्ट। तो वेरिएंस एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर एक्सपेक्टेशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। आगे जब हमने एमजीएफ निकाला उसमें हमने क्या किया है, e रेज टू पावर tx अगेन स्टैंडर्ड कॉची
फिर हमने ई टी एक्स को ओपन कर लिया, 1 + tx प्लस बहुत सारी टर्म्स होती हैं, सो दिस इंप्लाइज दिस इज ग्रेटर देन दिस, राइट। इफ दिस इज ग्रेटर तो हमने इसको स्प्लिट कर लिया, 1/1 + x² एंड tx/1 + x²। तो हमारे पास ये पोर्शन अलग और ये पोर्शन अलग से इंटीग्रेट होगा। इनको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, ये पोर्शन तो ठीक है, पर दिस अगेन बिकम्स द लॉग, एंड लॉग फॉर इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट इज वीबुल डिस्ट्रीब्यूशन। वीबुल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ होता है अल्फा x⁻α-1 e⁻x⁻α। अगर यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 हो जाए तो हमारा फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल 1 का पीडीएफ बन जाए। अब वीबुल की अगेन एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ x⁻k निकाला। सॉल्विंग इट, अल्फा कांस्टेंट बाहर, x⁻α+k-1 आ जाएगा, e⁻−x⁻α dx बन जाएगा। इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए हमने x⁻α को u सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसको सॉल्व किया तो हमारे पास इंटीग्रल इस तरह से चेंज होके आ गया। अब इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ये हमें गामा फंक्शन जैसा लग रहा है तो गामा की फॉर्मेशन बना दी, k/α, दिस इज k/α +-1 कर दिया, e⁻−u2 था ही, तो गामा फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, अगर हम देखें तो ये था β⁴ इंटीग्रेशन 0 to infinity x⁻α-1 e⁻−βx, this is equals to 1. So x⁻α-1 e⁻−βx की इंटीग्रेशन from 0 to 1 will be equals to gamma alpha upon beta alpha. यहाँ पे बीटा की वैल्यू है 1 into u है ना, so beta is equals to 1 and alpha equals to k/α +1. So gamma alpha upon beta raised to the power alpha, 1 की कुछ भी पावर रेज करेंगे वो क्या आ जाएगा 1, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ ये लिखा था। अब हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x का क्या मतलब है, k=1, k=1 पुट कर दिया, x² के लिए k=2 पुट कर दिया, और वेरिएंस के लिए इन दोनों को फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसी तरह से अगर हम CDF निकालेंगे, CDF के फॉर्मूले में हमने PDF को पुट किया है, उसे इंटीग्रेट करने के लिए अगेन हमने u⁻α को यहाँ पे y लेट कर लिया, उसकी सब्स्टिट्यूशन कर दी, लिमिट्स चेंज हो गई और ये हमारे पास CDF आ गया। अब इसकी एप्लीकेशन जो है रिलायबिलिटी या सर्वाइवल एनालिसिस में ज़्यादा होती है। अगर हमने 2 पैरामीटर वेरिएबल देखना हो, ये 1 पैरामीटर था, इसमें सिर्फ अल्फा यूज हो रहा है, पर अगर 2 पैरामीटर हो, अल्फा और बीटा यूज हो रहा हो, तो हमारे PDF कैसे बन जाएगा, β/α x/α रेज टू पावर β-1 एक्सपोनेंशियल या e⁻x/α रेज टू पावर बीटा बन जाए। This is e raised to the power this. अगेन एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए हमने उसी तरह से इसे भी सॉल्व किया है। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू 1 पुट करके एक्सपेक्टेशन ऑफ x, 2 पुट करके एक्सपेक्टेशन ऑफ x², और इनको फॉर्मूले में पुट करके वेरिएंस की वैल्यू। सिमिलरली हम CDF भी निकाल सकते हैं। अब अगर बीटा की वैल्यू 1 हो जाए फॉर वेरिएबल ऑफ 2 पैरामीटर, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी PDF की, वो किसका PDF होगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/α का।
अगर बीटा की वैल्यू 2 पुट करें और अल्फा को स्क्वायर रूट 2 इंटू सिग्मा पुट करेंगे तो हमारे पास जो पीडीएफ सॉल्व होके आएगा, इस पीडीएफ को हम रेले डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ कहते हैं। दिस इज द पीडीएफ ऑफ रेले डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, हम आगे सेंट्रल लिमिट थ्योरम पढ़ेंगे। उससे हम ये जनरलाइज कर सकते हैं कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल को टेंड, मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशंस नॉर्मल को टेंड कर जाती हैं। और ये नॉर्मल का पीडीएफ है। 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल -1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर। दिस इज e रेज टू द पावर दिस। अगर x जो है वो म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर नॉर्मल को फॉलो करती है। म्यू इज द मीन, सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि इसका कर्व जो है वो बेल शेप्ड है और सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने के कारण इसका मीन, मॉड और मीडियन सेम जगह पे आता है, दिस। और जो एरिया अंडर द कर्व है वो 1 के बराबर है। एरिया अंडर द कर्व इज प्रोबेबिलिटी। area under the curve is probability. अब area to the left of mu is 0.5, area to the right of mu is 0.5 because ये सिमेट्रिक है। ये इक्वली म्यू जो है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये 0.5 एंड 0.5। अब ए और बी के बीच में हमें एक्स लाई करते हुए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो देट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब ये हमें कुछ स्टैंडर्ड एरियाज दिए हुए हैं कि अगर हमने म्यू माइनस सिग्मा टू म्यू प्लस सिग्मा के बीच में फाइंड करना हो तो वो कितना होता है, एरिया 68.27%। जैसे ये अजीम, ये म्यू माइनस सिग्मा और ये म्यू प्लस सिग्मा। और आगे अगर म्यू माइनस 2 सिग्मा और म्यू प्लस 2 सिग्मा, ये कितना है 95.45%। पर अगर हम म्यू माइनस 3 सिग्मा और म्यू प्लस 3 सिग्मा तक चले जाएं तो हम कितना एरिया कवर कर लेंगे, 99.73%। ये सारा एरिया जो है ये कर्व का 99.73% एरिया कवर हो जाता है। अब फर्दर अगर क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन की रेशियो देखें तो वो किसके बराबर है, 10:12:15 में डिवाइडेड है। और अगर म्यू 0 सिग्मा 1 हो जाएगा तो एक्स जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता हम कहेंगे। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि मीन की वैल्यू 0 है और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू 1 है। अब इसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी है, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो ये कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी और x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा को हमने t पुट कर दिया। तो इसकी इंटीग्रेशन हमने यहाँ से अब सॉल्व करनी है। पहले तो इसे दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। जो पहला पोर्शन है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल का पीडीएफ बन जाएगा और जो दूसरा पोर्शन है उसको हम इंटीग्रल करके सॉल्व कर लेंगे, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। तो हमारे पास सॉल्व करके ये ऑड फंक्शन आएगा। ऑड फंक्शन होने के कारण दिस विल बी इक्वल्स टू 0 और हमारे पास सिर्फ म्यू बचे। ये ऑड फंक्शन के लिए हमने सॉल्व किया कि ऑड फंक्शन होने के कारण ये इस तरह से कट जाएंगे। यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, दिस इज इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑफ एन ऑड फंक्शन इक्वल्स टू 0। तो ये पोर्शन 0
और इस पोर्शन को 1, सो रिमेनिंग विल बी ओनली म्यू। अब वेरिएंस निकालने के लिए हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू स्क्वायर यूज करेंगे। इसमें हमारे पास x माइनस म्यू स्क्वायर इंटू एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू स्क्वायर इंटू e रेज टू पावर -1/2 x माइनस म्यू स्क्वायर की इंटीग्रेशन आएगी। इस बार हम x माइनस म्यू अपॉन स्क्वायर रूट 2 सिग्मा को सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमारे पास ये पीडीएफ मॉडिफाई होके आ जाएगा। अब इसको हम फर्दर इंटीग्रेट करने के लिए z स्क्वायर को t पुट करेंगे और दोबारा से मॉडिफिकेशन करने पे हमारे पास ये फॉर्मेशन आएगी, दिस वन। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन करके। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो सेकंड इंटीग्रल है वो हमारे पास गामा फंक्शन की फॉर्म में आएगा और उसको हम सॉल्व कर लेंगे फर्दर ये प्रॉपर्टी यूज करके। सो आवर वेरिएंस विल टर्न आउट टू बी सिग्मा स्क्वायर। इसी तरह से एमजीएफ कंप्यूट करने के लिए हम थोड़ा सा फिक्सिंग करेंगे जो हमारी ई की पावर है उसको। एफ एक्स हमने पुट कर दिया, कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया। अब बारी आई है ई रेज टू पावर समथिंग सॉल्व करने की। इसको मॉडिफाई करने के लिए मैंने पहले x माइनस म्यू का स्क्वायर ओपन कर लिया, ये एज इट इज। अब एक्स स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर एज इट इज, 2x कॉमन बाहर ले लिए और अंदर मेरे पास म्यू और सिग्मा स्क्वायर टी बच गया। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है -2x इन सम वैल्यू, तो इस वैल्यू की मैंने स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर दिया। जो एक्स्ट्रा टर्म्स थी वो बाहर रह गई, ये स्क्वायर बन गया। अब ये एक्स्ट्रा टर्म में से ये स्क्वायर वाली ओपन कर ली, सॉल्विंग कर ली। सिग्मा स्क्वायर कॉमन निकल रहा था, कॉमन निकाल दिया, उसको इसमें वापस डाल दिया। ये आराम से देख के सॉल्व करना, इट्स नॉट टफ, जस्ट हम स्क्वायर्स को ओपन कर रहे हैं और कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर रहे हैं। जब हमने इसको वापस डाला है, इसको ओपन कर लिया, मल्टीप्लाइंग दिस विद दिस एंड दिस, और ये दो एक्सपोनेंशियल की टर्म्स बन गई, ये और ये। कैसे बनी? ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई, सपोज एक्स और वाई में जस्ट ऐसे ले रही हूँ, इक्वल्स टू ई एक्स इंटू ई वाई, इस तरह से बनी। ये एक चीज थी, ये दूसरी थी, इन्हें दो में स्प्लिट कर लिया, ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी तो इनके साथ मल्टीप्लाई करके ही ओपन किया है। और जब हमने इसको अंदर ओपन कर लिया, अब देखो इसमें कहीं एक्स आ रहा नहीं ना, तो ये हमारा इंटीग्रल से बाहर आ गया, बाहर आ गया। और ये चीज जो है ये पीडीएफ बन गया किसका? नॉर्मल का, विथ मीन म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर टी। ये मीन है, ये वेरिएंस है, तो ये हमारा नॉर्मल का पीडीएफ बन गया। इसको इक्वल्स टू 1 कर दिया एंड दिस इज द आंसर। ये आंसर आ गया। यहाँ सिग्मा स्क्वायर कट करती है, और अगर x 0 1 एंड नॉर्मल 0 1 होगा तो दिस इज 1, दिस इज 0 एंड दिस इज द एमजीएफ। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पास भी रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी होती है। अगर xi नॉर्मल म्यू आई सिग्मा आई स्क्वायर फॉलो कर रहा है तो समीशन xi जो है वो नॉर्मल समीशन म्यू आई समीशन सिग्मा आई स्क्वायर फॉलो करेगा। इसका जो CDF है
वो एरिया फाइंड करने के लिए यूज होता है। दिस इज द CDF। इसको हम 5x पे लिखते हैं, कैपिटल 5x। और अगर तुम्हें मान लो प्रोबेबिलिटी दिया -∞ to 0.2 फाइंड करने की, तो वो ये वाला जो शेडेड रीजन है वो एरिया होगा, जहाँ पे अगर z जो है नॉर्मल 0 1 फॉलो कर रहा है, तो 0 इज द म्यू, 0.2 उसके राइट पे लाई करेगा, तो 0.2 विल लाई समथिंग हेयर। और -∞ से लेके 0.2 तक का एरिया। अब इसी तरह से अगर हमने -1.2 से लेके 1.2 का एरिया फाइंड करना हो, z जो है वो नॉर्मल 0 1 फॉलो करता है, तो 0 इज द मीन, मीन सेंटर में आएगा, 1.2 विल लाई ऑन द राइट, -1.2 विल लाई ऑन द लेफ्ट, तो उनके बीच का एरिया। इसको हम सिमेट्रिसिटी के कारण 2 टाइम्स एक पोर्शन का एरिया भी लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एरिया ऑफ 0 to 1.2 बिकॉज ऑफ सिमेट्री। इसी तरह से अगर हमने z लेस देन 1.2 का फाइंड करना हो, मतलब कि ये वाला पोर्शन फाइंड करना हो, तो वो सिमेट्रिसिटी के कारण इसके बराबर भी आ जाए। That probability z less than -1.2 is equals to probability of z greater than 1.2 because of symmetricity। अगर हमने z greater than 1.2 फाइंड करना हो, तो वो 0 to 1.2 वाला पोर्शन हम 0.5 में से माइनस कर देंगे, बिकॉज हमने पढ़ा है ये पूरा एरिया जो है वो 0.5 के बराबर है, राइट। तो उसमें से अगर मैं इतना पोर्शन सब्ट्रैक्ट करना, इतना पोर्शन मेरा रिक्वायर्ड है, तो मैं अगर 0.5 में से ये माइनस कर दूंगी, तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। So z greater than 1.2 is equals to 0.5 minus probability of 0 to 1.2। अब ये जो प्रोबेबिलिटीज हमने फाइंड करनी है, ये हम स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल्स यूज करके निकालते हैं। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल हमारे पास दो तरह के आते हैं। एक टेबल में तो हमारे पास एरिया दिया होता है फ्रॉम -∞ लाइक दिस, और एक में हमारे पास एरिया दिया होता है फ्रॉम 0 लाइक दिस। यहाँ से एरिया नहीं दिया, बट यहाँ से एरिया दिया है फर्दर। और -∞ वाले में हमारे पास पीछे से एरिया दिया होता है। अब कुछ रिजल्ट्स हैं। अगर x नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर फॉलो करेगा, तो y जो है वो ax प्लस बी के अगर इक्वल हुआ, तो y नॉर्मल a म्यू प्लस बी और a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर फॉलो करेगा। और अगर हम z x माइनस म्यू बाय सिग्मा कंसीडर करें, तो वो नॉर्मल 0 1 फॉलो करेगा। जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस में देखा ना, z z z, तो z यूजुअली यूज होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिपिक्ट करने को, जैसे हमने पीछे एग्जांपल्स में किया। एक और चीज, ये जो फाई एक्स की वैल्यू है वो 1 माइनस फाई ऑफ माइनस एक्स के बराबर होगी। फाई एक्स क्या है यहाँ पे हमारा CDF। और अगर एक्स आई नॉर्मल म्यू आई सिग्मा आई फॉलो कर रही है, तो समीशन ए आई एक्स आई किसको फॉलो करेगा, समीशन ए आई म्यू आई, और समीशन ए आई स्क्वायर सिग्मा। अब अगर हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई वेरिएबल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, एंड n टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब कि हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो ट्रायल जो है इनफाइनाइट टाइम्स ऑलमोस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम बाइनोमियल को नॉर्मल से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं।
और नॉर्मल की वैल्यूज, उसके पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे? Mean will be mean of the binomial and variance will be variance of the binomial when n tends to infinity. और अगर x नॉर्मल फॉलो करेगा तो x माइनस एन पी अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉलो करेगी, जो हमने यहाँ पे देखा दैट इफ x फॉलो नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, तो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन विल फॉलो स्टैंडर्ड नॉर्म। तो x अगर नॉर्मल एन पी कॉमा एन पी क्यू फॉलो करेगी तो x माइनस एन पी अपॉन स्क्वायर रूट एन पी क्यू स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉलो करे। सेम विद द पॉइजन, अगर लैम्डा अप्रोचेज इंफिनिटी है तो x माइनस लैम्डा अपॉन स्क्वायर रूट लैम्डा स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉलो करेगा, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्स की जा सकती है फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हमें सेंट्रल मोमेंट्स डिराइव करनी हो तो म्यू 2n+1, मतलब ये क्या है, ऑड सेंट्रल मोमेंट्स। ऑड सेंट्रल मोमेंट के लिए हमने 2n+1 यूज किया है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू रेज टू पावर 2n+1, तो इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x माइनस म्यू रेज टू पावर 2n+1 इंटू एफ एक्स डी एक्स। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमने x माइनस म्यू माई सिग्मा को z लेट कर लिया और उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी इंटीग्रेशन में चेंजेस कर लिए, तो हमारे पास क्या आया मॉडिफाई होके, ये वाली टर्म। अब इसको वापस इंटीग्रेट करने के लिए ये कांस्टेंट पार्ट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस पोर्शन, और हम ये देख सकते हैं कि ये क्या है, एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन की इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्या होती है, ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स सारी क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इससे हम क्या इम्प्लाई करेंगे कि स्क्यूनेस की वैल्यू जीरो होगी। स्क्यूनेस क्या होती है, थर्ड ऑर्डर सेंट्रल मूवमेंट को हम स्क्यूनेस कहती है, तो वो क्या हो जाएगी, जीरो। स्क्यूनेस इज द पीकेडनेस ऑफ द ग्राफ। अगर पीकनेस को जीरो कह रहे हैं, इसका मतलब है कि ना वो ज्यादा पीक्ड है और ना ही वो कम पीक्ड है, तो जस्ट अ स्टैंडर्ड पीक। तो स्क्यूनेस जीरो ये इम्प्लाई करती है। अब अगर हम इवन ऑर्डर मूवमेंट देखेंगे, इवन ऑर्डर मूवमेंट के लिए हम x माइनस म्यू रेज टू पावर 2n लेके चलेंगे एंड अगेन इंटीग्रेटिंग इट। सिमिलरली जैसे हमने ऑड ऑर्डर मूवमेंट के लिए इंटीग्रेट किया था, ऐसे ही हम इवन ऑर्डर के लिए इंटीग्रेट करेंगे पुटिंग x माइनस म्यू बाई सिग्मा इक्वल्स टू z, तो हमारे पास मॉडिफाई होके ये फंक्शन बनेगा। अब ये क्या है, एक इवन फंक्शन बना है। इवन फंक्शन के लिए हम 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ऑफ द फंक्शन कर सकते हैं। तो फिर आगे अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमने z² by 2 को टी पुट कर दिया और इंटीग्रेशन सॉल्व करी है। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये फंक्शन आया, और ये पोर्शन जो है एक गामा फंक्शन है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आई है ये है वैल्यू ऑफ इवन ऑर्डर सेंट्रल मूवमेंट। अब ये क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड है, पर ये हम करेंगे सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बाद। सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमें बेसिकली क्या बताती है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है समीशन एक्स आई या मीन की, वो नॉर्मल से अप्रॉक्सीमेट की जाती है। अब जो हमारे पास जनरल सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, लिंडबर्ग लेवी सेंट्रल लिमिट थ्योरम, उससे हमें क्या स्टेटमेंट है कि अगर एक्साइज हैं जो आईआईडीज हैं, आईआईडी मतलब कि इंडिपेंडेंटली एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स हैं एक्साइज, और उन सब का मीन म्यू है और उन सब की वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, तो हर जेड के लिए जो रियल्स को बिलोंग करता होगा, जो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे Zn की लेस देन इक्वल्स टू Z, वो स्टैंडर्ड नॉर्मल से अप्रोक्सीमेट की जाएगी। अब Zn क्या है, Zn इज समीशन xi
माइनस मीन ऑफ समीशन एक्स आई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ समीशन एक्स आई. Zn is the variable minus its mean upon its standard deviation. तो Zn क्या फॉलो करेगा? स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉलो करेगा और उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हम स्टैंडर्ड नॉर्मल के CDF से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं. इसी तरह से अगर x बार के लिए लेना हो तो x बार का मीन निकल जाएगा, x बार की वेरिएंस निकल सकती है. तो x बार फॉलो करेगा नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर बाय n को और x बार माइनस म्यू अपॉन इट स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड नॉर्मल को फॉलो करेगी. नेक्स्ट इज डी मॉरिस लैप्लेस सेंट्रल लिमिट थ्योरम. इसकी स्टेटमेंट है कि अगर एक्साइज IID बर्नौली रैंडम वेरिएबल हो जाते हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज P, तो अगर उनका समीशन करेंगे तो वो नॉर्मल विद मीन NP स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस NPQ को टेंड करेगी फॉर लार्ज n. और हम SN माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं. इसी तरह से पॉइजन भी, पॉइजन का मीन फॉर समीशन एक्साइज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर समीशन एक्साइज. अब क्वेश्चन, from the past experience it's known that number of tickets purchased by a student standing in the line for football match follows distribution with mean 2.4 and standard deviation 2. Assume that few hours before start of one of the matches, there are 100 students standing in a queue for purchasing tickets. 100 students खड़े हैं, मतलब n is 100. मीन हमें 2.4 दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 2 दी हुई है. अब इनने आगे क्या बोला है? इफ ओनली 250 टिकट्स आर लेफ्ट. टोटल टिकट्स अभी कितनी बची हैं? 250. T be the total number of tickets to be purchased. तो कितनी परचेज की जा सकती है? लेस देन इक्वल्स टू 250. Find the probability that all 100 students will be able to purchase tickets. तो क्या मतलब है कि समीशन xi, अगर xi में लेट कर लूँ नंबर ऑफ टिकट्स परचेज्ड बाय ith स्टूडेंट, तो वो कितनी होंगी? समीशन xi I from 1 to 100 स्टूडेंट्स हैं. ये टोटल टिकट्स जो उनने परचेज करनी है, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स टू बी परचेज्ड इज T. अगर हमें फाइंड करना है ऑल 100 स्टूडेंट्स विल बी एबल टू परचेज टिकट्स, तो इसका मतलब है कि वो जो उनने टोटल टिकट्स परचेज करनी थी वो 250 से कम होनी चाहिए, तभी सभी स्टूडेंट परचेज कर पाएंगे. अगर 250 से ज्यादा हुई तो सबको नहीं मिलेगी. अब अगर हमारे पास t लेस देन इक्वल्स टू 250 है तो इसका क्या मतलब है कि हमने क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ t लेस देन इक्वल्स टू 250 और t का मीन क्या है? 2.4 इंटू n, बिकॉज xi फॉलो normal, mean and standard deviation 2.4 comma 2. So summation xi will follow normal summation mu I, right, 240 and summation ai square, हमने ये किया था ना फॉर्मूला, summation ai xi follow normal summation ai mu I कॉमा समीशन ai स्क्वायर सिग्मा i स्क्वायर. अब यहाँ पर ai इज 1 तो समीशन म्यू आई बन जाएगा समीशन म्यू आई कॉमा समीशन सिग्मा आई स्क्वायर. तो सिग्मा स्क्वायर हो गया 4, तो समीशन म्यू आई इज
म्यू इज 2.4 इंटू 100 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, और सिग्मा आई स्क्वायर को भी 4 इंटू 100 कॉमा 400। तो T follows normal 240 कॉमा 400, राइट। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ t लेस देन इक्वल्स टू 250 फाइंड करने के लिए हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ t माइनस 240 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 400, स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट 250 माइनस 240 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 400। दोनों साइड मैंने मीन से माइनस करा और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये बन गया z, दिस इज z लेस देन इक्वल्स टू, और ये आएगा 10/20 विच इज 1.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू 0.5, 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू 0.5 कैसे फाइंड करनी है। अब एक चीज देखिए, सॉरी यहाँ जगह थोड़ी सी कम है, आई हैव टू मैनेज। दिस इज 0, so 0.5 will lie somewhere here, z लेस देन इक्वल्स टू 0.5 का मतलब है कि ये सारा एरिया है ना, माइनस इन्फिनिटी से 0.5। अब मैंने नेक्स्ट पेज पे स्टैंडर्ड नॉर्मल के टेबल्स जो हैं लिए हैं, इनमें जूम इन करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखो, हमने फाइंड करना था z लेस देन इक्वल्स टू 0.5। अब जैसे ये प्लॉट किया हुआ है, ग्रीन ले लेते, दिस लाइन इज फॉर 0 से दिस इज फॉर 0.5। हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है ना जो ब्लैक शेडेड था, तो ये प्लॉट हम कैसे यूज करेंगे, दिस प्लॉट इज फ्रॉम एरिया टू द लेफ्ट ऑफ द z स्कोर, लेफ्ट ऑफ द z स्कोर, दिस इज द, और दिस इज द z स्कोर। लेफ्ट ऑफ द z स्कोर का मतलब है ये इंफिनिटी से आ रहा है, देखो 0.0 और 0.00 पे हमारा एरिया है 0.5। जूम इन करें तो 0.0 और 0.00 के लिए हमारा एरिया है 0.5 दिया हुआ, दिस वन 0.5। 0.5 का क्या मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं इस तरह से प्लॉट करती हूँ तो 0.00 पे मेरा एरिया 0.5 है, ये वाला एरिया 0.5 है ऑब्वियसली, तो इसका मतलब है ये कहाँ से दिए हुए हैं, माइनस इन्फिनिटी से हमें एरिया दिया हुआ है। जब भी हम टेबल उठाएंगे, कोई भी दो तरह के टेबल आते हैं, एक यहाँ पे है सी है, और एक यहाँ पर है, डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे एरिया दिया है 0.5, यहाँ एरिया दिया है 0.0। इसका क्या मतलब है कि ये क्या कह रहे हैं कि 0 पॉइंट पे एरिया क्या है, 0। दिस मीन्स इसमें एरिया कहाँ से दिया है, 0 से दिया है, और इसमें एरिया कहाँ से दिया है, माइनस इन्फिनिटी से दिया है। इस चीज का ध्यान रखते हुए ही हमेशा टेबल देखा जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से एरिया दिया है या 0 से एरिया दिया है, उसके बेसिस पे हम टेबल देखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम आंसर देखें तो हमें चाहिए था 0 to 0.5, ये एरिया चाहिए, माइनस इन्फिनिटी टू 0.5। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 0.5 का पॉइंट देख सकते हैं, 0.5 का पॉइंट देखने से हमारे पास ये एरिया आ जाएगा पूरा जो हमें रिक्वायर्ड था, इट इज 0.5।
69,146। पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे इस टेबल में, तो इस टेबल में 0.5 है, 0.1915। तो इसका मतलब है इनने हमें कहाँ से दिया हुआ है, इतना एरिया दिया हुआ है 0.1915। तो हमें ये पोर्शन ऐड करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल्स टू 0.5, वी नो ये एरिया 0.5 के बराबर है। सो आर आंसर इज 0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन z लेस देन 0.5 विच इज इक्वल्स टू 0.5 प्लस 0.1915 विच इज 0.6915। और ये भी अप्रोक्सीमेटली यही है। इसको 4 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड ऑफ करेंगे तो 0.6915। सो दिस इज आर रिक्वायर्ड एरिया। सो आर आंसर इज इक्वल्स टू 0.6915। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइन इज टॉस 200 टाइम्स। तो हमें अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि नंबर ऑफ हेड्स जो हैं वो 80 और 120 के बीच में होंगे। n is 200, x be number of heads. This implies x will follow binomial n comma p will be 1 by 2 and so is q. तो मीन हमारा क्या हो जाएगा np which is 100 and वेरियंस हो जाएगा npq which is 50। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट x विल लाई बिटवीन 80 एंड 120। इसको अगर मैं z में चेंज कर लूँ तो 80 माइनस 100 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 50 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 50 which will be equals to probability of minus 2.83 less than equals to z less than equals to 2.83। अब इसको हम 2 ways में सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इज this will be equals to 2 times probability 0 less than equals to z less than equals to 2.83, right? और second is equals to probability z less than equals to 2.83 minus probability of z less than equals to minus 2.83। क्योंकि अगर मैं यहाँ रीजन देखूंगी तो रीजन मेरा रिक्वायर्ड क्या है, ये क्वेश्चन। मेथड 1 में मैंने क्या किया है, इसको 2 टाइम्स ऐड किया है, राइट, बिकॉज ऑफ सिमिट्री ये और ये सेम होंगे। और मेथड 2 में मैंने क्या किया है, इस पूरे में से जो ये ब्लू शेडेड रीजन है इस पूरे में से मैंने ये रेड शेडेड रीजन माइनस कर दिया है, तो भी मेरा रिक्वायर्ड आंसर आएगा। फॉर मेथड 1 वी कैन यूज दिस टेबल। अब हम 0.283 देखेंगे, 2.83 सॉरी, 2.8 and 3। Answer is 0.4977। This is our answer, 0.4977। 2 times 0.4977 और इधर 2.83 0.99767 minus 2.83 minus 2.83 which is equals to 0.00233। इन दोनों का आंसर सेम ही आएगा। इसका मतलब है हम कोई भी टेबल यूज कर सकते हैं, बस हमारा जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वो चेंज हो जाएगा।
अब इसी तरह से जो नॉर्मल के आगे हमने क्वेश्चन देखे थे दो, assume that the time required for a distance runner to run a mile is normal distribution with parameter mean and standard deviation this. तो probability find करनी है कि this athlete will run the mile in less than 4 minutes. अगर x में देखूं time required by the runner to run a mile, तो इनने हमें दिया x फॉलो नॉर्मल मीन म्यू एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर। अब यहाँ पे मीन हमें दिया है 4 मिनट 1 सेकेंड, इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट कर ले, 4 × 60 + 1 241 सेकेंड्स, और सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा 4 सेकेंड। तो x विल फॉलो नॉर्मल 241,4। हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी दैट x विल रिक्वायर लेस देन 4 मिनट्स, लेस देन इक्वल्स टू 240. So this will be probability x minus 241 divided by square root 4 less than equals to 240 minus 241, sorry 240 ही आएगा, 240 minus 241 upon square root 4, value 240 minus the mean divided by standard deviation, which is equals to probability of z less than equals to -1/2, that is probability z less than equals to -0.5. इसके लिए हम लास्ट टेबल यूज कर सकते हैं ना, ये देखो -0.5 -0.5 दिस 0.3085 अगर मैं इधर जूम करूं तो 0.3085 दिस इज इक्वल्स टू 0.3085 is the required answer. Next is steel rods are manufactured with diameter of 3 inches. However, permissible limits for diameter are 2.99 inch and 3.01 inch. मतलब कि जो हमारे पास अगर x में लूँ diameter of steel rod, तो permissible length क्या है, x less than equals to 3.01 and 2.99, इसके बीच में लाई कर सकती है। तो ऑब्जर्व दैट 5% आर रिजेक्टेड एज ओवर साइज एंड 5% आर रिजेक्टेड एज अंडर साइज। assume that the diameter are normally distributed. x फॉलो नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर। तो हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने हैं, ये अननोन है। Now this is the second type of question. इसमें हमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दी हुई है और हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने हैं। अब तक हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन या हमें डिस्ट्रीब्यूशन मालूम होती थी और हमने उसको नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल में चेंज करके, तो हम स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल्स का यूज करते हुए प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे। अब हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है और हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। इनने हमें दिया है कि 5% आर रिजेक्टेड एज ओवर साइज, means probability that x is greater than equals to 3.01, equals to नहीं आएगा, greater than 3.01 ओवर साइज हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.05, 5% आर रिजेक्टेड। इसको मैं लिख सकती हूँ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3.01 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा equals to 0.05, means probability of z greater than equals to, say this is small z, इसको हमने small z 1 ले लेते हैं, लेट कर लिया, equals to 0.05, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस probability of
यहाँ इक्वल्स नहीं आएंगे। z लेस देन z1 इक्वल्स टू 1 माइनस 0.05। ओ नहीं, 1 माइनस नहीं, हमने सिर्फ इधर चेंज किया है ना, इनइक्वालिटी भी चेंज हो गई तो यहाँ पे 0.05 हो गया। तो अब 1 माइनस 0.05 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू z1। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी z लेस देन z1 इज इक्वल्स टू 0.95। मतलब हमारे पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है 0.95। समथिंग लाइक दिस। अगर ये 0 है तो इतना एरिया जो है, ये हमारे पास z है, z1, तो ये एरिया जो है, जो रेड शेडेड रीजन है, दिस इज इक्वल्स टू 0.95। अब हमें एरिया दिया हुआ है 0.95, मतलब कि अब हमें क्या करना है, इन टेबल का यूज करके, क्योंकि अब हमारे पास इस काइंड का है तो हमें ये वाला टेबल यूज करना होगा। तो इसको यूज करके हम देखेंगे कि एरिया 0.95 अप्रोक्सीमेटली कहाँ दिया हुआ है और वो हम पिक करेंगे। सो सी दिस 0.95053 इज वेरी क्लोज टू 0.95। तो हम इसके रिस्पेक्ट में वैल्यू पिक कर लेंगे। दिस विल बी 1.65, 1.65 equals to, this implies z1 equals to 1.65। तो इसका मतलब है 3.01 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इक्वल्स टू 1.65। सिमिलरली अगर हम अंडर साइज लेके चलें तो x लेस देन 2.99 तो अंडर साइज होगा तो 0.05 हो जाएगी। अब यहाँ सब जगह ये चेंज आ जाएंगे, z1 की जगह z2 आ जाएगा। लेस देन 2.99 z2, z2 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस, अच्छा यहाँ पे अब ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। सी, ये पोर्शन हम नहीं करेंगे, दिस पोर्शन, इसको हम ऐसे ही रखते हैं, ऐसे जैसे हमने पीछे वाला किया हुआ था। लेट्स लीव इट। अब यहाँ से देखो, z लेस देन z2 इज 0.05। तो इसका मतलब है कि z2 कुछ यहाँ लाई करता होगा, क्योंकि ये बहुत थोड़ा एरिया, ये वाला एरिया जो ब्लैक शेडेड रीजन है वो वाला एरिया कितना है 0.05। तो ये हम नेगेटिव वाले टेबल में देख सकते हैं। 0.05 देखना है, 0.05 will be this one, minus 1.64। हम 0.5 ही लिख सकते हैं, जैसे 0.4947 है ना, तो ये भी क्लोज ही है, पर अपनी मर्जी है, ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई भी ले सकते हैं। हम यहाँ ले रहे हैं -1.64। this implies z2 equals to -1.64। तो इसका मतलब है 2.99 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इक्वल्स टू -1.64। Now we have two variable and
two equations, we can solve them and get the value for mu and sigma square. तो ये दो तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक में तुम्हें एरिया फाइंड करना होता है, फाइंड द एरिया, और दूसरे में हमें डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी होती है यूजिंग द स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल्स। एंड दैट्स ऑल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। अगर कोई और टॉपिक जो तुम्हें लगता है मैंने इंक्लूड नहीं किया और होना चाहिए था, सो राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूंगी कि उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँ। थैंक यू, बाय बाय।